सभी को नमस्कार। आज प्रैक्टिस सीरीज के जो मैंने 1000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट की है, इसका ये दूसरा लेक्चर है। इसमें आज फिर से हम 10 उन महत्वपूर्ण सवालों प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दिसंबर 2022 में सीटेट हो या बिहार एसटीईटी हो, यूपी टेट हो, रीट का एग्ज़ाम हो, सभी में इस प्रश्नों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और कहीं न कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में ये काम आएँगे। मेरा मकसद एक ही है कि कैसे भी कॉन्सेप्ट के माध्यम से, बिना किसी रटा हुआ पद्धति का, कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप कोई भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकें। तो इसी के उद्देश्य से मैंने इस चैनल को भी शुरुआत किया है। मैंने लास्ट ईयर इस एग्ज़ाम को पास भी की है, तो इससे मैंने कैसे किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया था और कितने कम समय में आप ईज़िली डेली ये 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो लेक्चर देखकर आप भी ईज़िली 100 टू 120 स्कोर आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये इस सीरीज का 1000 प्रश्नों का दूसरा आज वीडियो लेक्चर है। तो इसमें आज हम फिर वो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवश्यक है? तो इसमें जैसा प्रश्न में दिया गया है कि रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने। रचना का मतलब है कि आप किसी काम को करते हैं, रचते हैं। जैसे हुआ खेल रहे हैं आप, तो खेल की विधि में कोई नई-नई शॉट का इज़ाद करना। आप लिख रहे हैं तो उसमें नई-नई कलात्मक चीज़ें करना, अच्छे राइटिंग्स करना, बुलेट पॉइंट में लिखना, तो उसी को रचना कहते हैं। तो रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए कौन सा विकल्प आवश्यक है? तो इसका विकल्प है नंबर 1 कवि और कविता बोध। दूसरा है साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध। तीसरा है साहित्य बोध और छंद बोध। चौथा है भाषा बोध और साहित्य बोध। तो जैसा प्रश्न में दिया गया है कि आत्मविश्वास विकसित करने के लिए कौन सा विकल्प आवश्यक है, तो पहला ऑप्शन है कवि और कविता बोध। ये एक माध्यम हो सकता है कि कवि और कविता यानी कविता लिखना या कविता सुनना, ये रचनात्मकता में वृद्धि कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। लेकिन यहाँ पे बात है बच्चों को, तो बच्चों में शुरुआती चरण में कविता सिखाना या उनका लिखना थोड़ा कठिन काम है। तो ये तो प्रश्न का एक है। दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध। देखिए, जहाँ तक साहित्य और ऐतिहासिक बोध की बात है, तो साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध जब तक आप उसके रिसर्च नहीं कर सकते हैं, ऐतिहासिक चीज़ों को या साहित्य को आप समझते नहीं हैं, साहित्य में क्या-क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, तब तक आप किसी को आधार नहीं बना सकते। तीसरा है साहित्य बोध और छंद बोध, तो ये तो वही बी ऑप्शन जो है वही सी ऑप्शन में लगभग है। चौथा है भाषा बोध और साहित्य बोध। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप हमेशा अपने आप से कनेक्ट करें। तो रचनात्मकता के लिए क्या होगा कि भाषा बोध, भाषा एक ऐसी रचनात्मक क्रिया है जिसको सीखने में बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही जल्दी हम प्रेरित भी होते हैं। तो कहीं न कहीं इसका ऑप्शन होगा डी आंसर, तो इसका ऑप्शन आंसर डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि पाठचर्या सहगामी क्रियाएँ जैसे गीतें, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद-विवाद आदि में सहायक है। तो इसमें पूछ रहा है कि पाठचर्या सहगामी, सहगामी हो, सहचारी हो, ऐसे जो भी शब्द हो, तो उसमें है कि कैसे गीत, संवाद, अंताक्षरी जो हम खेलते हैं, भाषण जो हम देते हैं स्पीचेज़ अपने क्लासेस में, वाद विवाद यानी डिबेट की जो क्रियाएं करते हैं, जैसे कोई टॉपिक्स हमने लिया और उस पे सारे बच्चे एक साथ उस पे डिबेट करते हैं, तो किस प्रकार से सहायक है? पहला ऑप्शन है कि भाषा और साहित्य को समझने में। दूसरा ऑप्शन है अधिक अंक प्राप्त करने में।
तो आप हमेशा इन प्रश्नों को हल करने में याद रखेंगे, इसमें पहले ही प्रश्न में स्पष्ट है सहायक। तो सहायक यहाँ अधिक अंक प्राप्त करने के लिए कभी नहीं होता। इन जो चीज़ों की क्रियाएं कराते हैं, इससे अंक पर अधिक प्राप्त करने की कहीं से कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती। तो पहला तो बी आप पहले ही इसको एलिमिनेट कर दे, कट कर दे। तीसरा ऑप्शन है समय और श्रम की बचत करने में। तो यहाँ वाद विवाद हो रही, अंतराक्षी हो रही, तो श्रम की तो बात हो ही नहीं सकती। समय की बात हो सकती है, लेकिन समय की वो भी दूसरे संदर्भ में कि आप किस प्रकार से डिबेट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, वाद अंताक्षरी करा रहे हो। तो वो एक हो गया कि चलो अगले वक्त कक्षा जब प्रारंभ होगी तो उससे पहले समय की निर्धारण किया जाए। लेकिन श्रम की बचत करना, तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब हमारे पास बचते हैं ऑप्शन ए एंड डी। तो डी है कि किसी शिक्षक के काम के बोझ को कम करने में। यहाँ पे बात हो रही है विद्यार्थी के बारे में। पहले ही प्रश्न में स्पष्ट किया हुआ है कि पाठचर्या सहगामी क्रिया है। तो पाठचर्या कौन सीखेगा? बच्चे सीखेंगे। यहाँ शिक्षक की बात ही नहीं हो सकती। तो चौथा भी कट हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचते कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तीसरे प्रश्न है कि गद्य शिक्षण उद्देश्यों को कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। देखिए, जब पिछला प्रश्न हम हल कर रहे थे तो उन प्रश्नों में हमेशा याद रखें कि पहले आपको क्वेश्चंस के ऑप्शंस भरने। जैसे इसमें है कि गद्य शिक्षण, गद्य का मतलब जो पैसेज है उसके उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। तो अब इसमें दिया हुआ नहीं है, तो पहले नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे प्रश्न में, इससे आपको उत्तर मिलने में आसानी होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशीलता का विकास। तो बी तो ऑप्शन होगा नहीं कि कल्पनाशीलता की यहाँ बात ही नहीं है। गद्य शिक्षण, किसी कल्पना करने का मतलब है कि हम काल्पनिक दृश्य अपनी आँखों के सामने में प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि किसी क्रिया को करते हैं, लेकिन वो आपको लगता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप दो चित्रों को कल्पना करते हैं और वो कल्पना शक्ति, जो कल्पना हम करते हैं उसका प्रभाव अभी हुआ नहीं है, लेकिन हम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे गद्य शिक्षण उद्देश्यों में कौन शामिल नहीं है? तो पहला शब्द भंडार का विकास, तो ये तो शामिल है, तो ये भी नहीं होगा। कल्पनाशीलता, तो ये तो गलत है ऑप्शन, नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए बी ही। सृजनात्मकता का विकास तो बिल्कुल होगा। भाषा के लिखित रूप से परिचय बिल्कुल होगा। लेकिन ऑप्शन बी कल्पनाशीलता का विकास नहीं होगा। तो इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी, कल्पनाशीलता का विकास। जैसे ये प्रश्न है कि नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो नाटक शिक्षण और विधि, इसमें प्रश्न में दो प्रकार है। एक है नाटक शिक्षण, नाटक शिक्षण क्या है और उसका विधि क्या है। तो पहला रंगमंच प्रणाली, बिल्कुल ये एक हो सकता है कि नाटक शिक्षण को हम एक रंग देकर उसकी विधियों को बता सकते हैं किस प्रकार। लेकिन यहाँ विधि का मतलब होता है सीखना, और रंगमंच प्रणाली का मतलब है कि आप सीखे हुए चीज़ को रंग पे, मंच पे बिखेरते हैं, अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा है कक्षा अभिनय प्रणाली। कक्षा अभिनय प्रणाली हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि हमको विधियों को सिखाना है। तो कक्षा में एज ए शिक्षक आप अभिनय का मतलब है कि आप बता सकते हैं बोर्ड्स पे कि देखो ये राम है, ये श्याम है और ये क्रियाएं करते, तो उसे एक चित्रात्मक प्रस्तुति देकर इसके विधियों को सिखाया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन सबसे सटीक है। अगला ऑप्शन में देख लेते हैं अर्थबोध प्रणाली। अर्थबोध का यहाँ पे बात ही नहीं हो रहा, यहाँ पहले ही ऑप्शन क्वेश्चन में क्लियर है कि इसके विधि के बारे में बताना है। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है व्याख्या प्रणाली। हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं बल्कि हम विधि सीख रहे हैं, और नाटक शिक्षण में कौन सी विधि की इसमें बात हो रही, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षा अभिनय प्रणाली। अगला प्रश्न है एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? ऑप्शन ए लेखन कौशल का विकास,
ऑप्शन बी संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। ऑप्शन सी वाक्य संरचना की जानकारी या ऑप्शन डी अभिनय की कुशलता। तो यहाँ प्रश्न है एकांकी पाठ, तो इसमें कौन सहायता करते हैं? लेखन कौशल, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये एक ही, हमेशा याद रखें कि पेडागोगी के लगभग चारों ऑप्शन एक समान नहीं होते, लेकिन उसमें हमें एलिमिनेट करना पड़ता है ऑप्शंस को, जिससे हमें सटीक उत्तर। तो इन चारों में कौन सटीक है? दूसरा संदर्भ के अनुसार, तो संदर्भ दे रहा है, इसका मतलब सकारात्मकता इसमें ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। तीसरा है वाक्य संरचना की जानकारी, वाक्य संरचना। और चौथा है अभिनय की कुशलता। तो देखो ए और बी में हो सकता है कोई एक लेखन कौशल, लेकिन पेडागोगी का एक नियम है कि आपको सबसे सटीक और सबसे सकारात्मक जो उत्तर हो उसके तरफ जाना है। तो इसलिए हमारे पास संदर्भ अगर मिल रहा है किसी चीज़ को करने में, तो उससे उस चीज़ को सीखने में, उस क्रिया को सीखने में हमें आसानी होती है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। और इसका सही उत्तर क्या है? एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? तो इसका सही उत्तर है कि संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। अगला प्रश्न है साहित्य की किस विद्या के शिक्षण में सर स्वर पठन स्वार्थिक अपेक्षित है? ये प्रश्न है हिंदी पेडागोगी का। ये जो मैंने सीरीज चलाई है इसमें सारे चीज़ों का लगभग पांचों पेपर के पोर्शन, वो पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों के पेडागोगी के जितने भी पेपर्स हो सबको एक साथ मैं करा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आप में एक डाइवर्सिटीज़ होगा प्रश्नों में, और इससे आप सभी आयामों को टच कर पाएंगे। इससे ये नहीं होगा कि आपको हिंदी के अलग पढ़ने होंगे, सीडीपी के अलग, ईवीएस के अलग, मैथ के अलग। तो इसलिए हम सारे विषय को एक साथ लेकर चल रहे हैं। इससे होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, और जब सब एक साथ पढ़ाए जाएंगे तो इससे आपको अतिरिक्त किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एकांकी, ऑप्शन बी है जीवनी, ऑप्शन सी है आत्मकथा, ऑप्शन डी है संस्मरण। देखिए यहाँ पे साहित्य की बात होती है। साहित्य विद्या के शिक्षण में सस्वर पठन स्वार्थिक अपेक्षित क्या है? साहित्य में जीवनी और आत्मकथा का उपयोग जो होता है वो साहित्य के विद्यार्थी अपने लेखन कौशल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए करते हैं। वो उनकी जीवनी आत्मकथाओं को पढ़ते हैं और अपने उत्तरों में भी लेखित करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर एकांकी। अगला प्रश्न है नाटक गद्य और पद्य हमारी संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के पहलू को समृद्ध करते हैं। सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक एवं साहित्यिक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक या भौतिक, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी भाषिक या सौंदर्यात्मक। ये तो ऑप्शन सी हो ही नहीं सकता, सौंदर्यात्मक की यहाँ बात ही नहीं हो रही। अब आपके पास बचे ए बी डी। ऑप्शन डी है भाषिक एवं ज्ञानात्मक। तो प्रश्न क्या है कि नाटक, कोई एक नाटक है गद्य और पद, एक नाटक है गद्य और पद के नाम से हमारी डैश संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डैश पहलू को समृद्ध करते हैं। तो इस प्रश्न में दो उत्तर होंगे। पहला उत्तर यहाँ पे होगा कि नाटक गद्य और पद हमारी, तो यहाँ पे गद्य पद है तो पहला तो स्पष्ट हो गया कि गद्य पद में भाषा होता है। तो इसमें देख लीजिए भाषा किसमें, तो भाषा इसमें क्या है ए बी सी डी, तीन गो में, सॉरी सी और डी में, तो ए बी तो होगा नहीं क्योंकि गद्य पद का बात आ गया। ऐसे ही अगर आप प्रश्नों को हल करेंगे एलिमिनेट करके तो आपको सटीक उत्तर निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और आप आसानी से भी किसी प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। सीटेट एग्ज़ाम इसलिए भी इजी है कि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो इजीली इस एग्ज़ाम को निकाल सकता है, अदरवाइज उससे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। जितना भी आप फैक्ट रट लें, ईवीएस के एनसीईआरटीज़ रट लें, कुछ नहीं होने वाला उससे जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। आपको भले ही फैक्ट नहीं याद है लेकिन कॉन्सेप्ट के आधार पे सिर्फ आप 100+ स्कोर ईजिली कर सकते हो। तो प्रश्न के अनुरूप पहला और दूसरा होगा नहीं।
तीसरा हमने एलिमिनेट कर दिया। तो चौथा हमारे पास बच गया भाषिक और ज्ञानात्मक। तो हम आँख मूंद कर इसका ऑप्शन डी लगा सकते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मोहन की शिक्षिका केवल उसकी व्याख्या संबंधी त्रुटियों को दूर करती है। एक मोहन नाम का एक लड़का है, जो उनकी एक शिक्षिका है, वो केवल व्याख्या संबंधी त्रुटियों को ही दूर करती है। यह है पहला ऑप्शन, उपचारात्मकता शिक्षण नहीं है। दूसरा ऑप्शन, उपचारात्मकता शिक्षण है। तीसरा ऑप्शन, अस्पष्टता नहीं कहा जा सकता। और चौथा है निदानात्मक परीक्षण। देखिए ऑप्शन ए में आप समझिए उपचारात्मकता शिक्षण क्या होता है। उपचारात्मकता शिक्षण का अर्थ है कि किसी भी शिक्षण विधि को अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग व्याख्याओं के माध्यम से उपचारात्मक रूप से सिखाया जाता है। तो इसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि इस प्रश्न सीरीज में ऑप्शंस को भी आपको समझना है। इससे आपके हर आयाम, जितने भी इसके डायमेंशंस है क्वेश्चंस के और पाठ्यक्रम के, वो सारे शामिल हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप बुक नहीं भी पढ़ते हैं और इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो इससे आपको पेडागोगी बनाने में ईजी होगी। तीसरा है कि अस्पष्टता नहीं कहा जा सकता। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि प्रश्न यह पूछा है कि मोहन की शिक्षिका है, केवल उसकी व्याख्या संबंधी त्रुटियों को दूर करती है। यह क्या है, यानी यह डैश क्या है। तो हमारे पास सब बच गया, ऑप्शन सी होगा नहीं, तो ए और बी और डी। ऑप्शन है कि उपचारात्मकता शिक्षण नहीं है, तो ये तो ए भी नहीं होगा। नहीं है लग गया तो ये नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले ही करते हैं कि केवल उसकी व्याख्या संबंधी त्रुटियों को दूर करती है। तो शिक्षण नहीं है तो ये तो नहीं होगा। तो अब हमारे पास बच गया ऑप्शन बी और डी। देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को निदान करना, किसी भी चीज़ को स्पष्ट रूप से समझा देना। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में कि केवल उसकी व्याख्या संबंधी, यानी वो पूरी विषय को नहीं समझा रही है, वो सिर्फ उसी को व्याख्या कर रही है जिसमें त्रुटियां हैं, जिसमें गलतियां हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण है। तो हमने देखा कि कैसे एलिमिनेट करके उत्तर निकाला जा सकता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी हमने ऊपर में समझा कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। तो आगे देखते हैं, कहानी याद करने में, कविता याद करने में, नाटक लिखने में, उच्चारण संबंधी दोषों के निवारण में। तो हमने पहले ही पढ़ा कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, कि विभिन्न आयामों को एक साथ लाकर उसके प्रश्नों को उत्तर देना, उसकी व्याख्या करना। तो कहानी याद करनी, यहाँ पे शिक्षण पद्धति की बात हो रही, उसको जो नहीं आ रहा उसके उपचार की बात हो रही। तो पहला दूसरा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे नाटक लेखन की कहीं बात ही नहीं हो रही। तो ए बी सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तो इसका उत्तर डायरेक्ट डी हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप हमेशा याद रखें कि अगर आपको समझ में नहीं आए तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के माध्यम से उसे एलिमिनेट कर दें, जिससे आपका आसानी से उत्तर निकल सके। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, उच्चारण संबंधी दोषों के निवारण में। अगला प्रश्न है, किसी भी कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं, बशर्ते वाक्य। एक कहानी है जो बच्चे सुनते हैं लेकिन घबराते नहीं। देखिए कहानी इसलिए बनता है, कहानी इसलिए कि उसमें बोरियत नहीं होती और बच्चे उसे सीखते भी है और सीखने के लिए अभिप्रेरित भी होती है। इसका ऑप्शन ए है, सीधे व सरल हो, सार्थक तथा मज़ेदार हो, जोर से बोले गए हो या पहले से सुने गए हो। देखिए प्रश्न है कि किसी भी कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं, बशर्ते वाक्य सीधे व सरल हो।
देखिए, कहानी में सरल और सीधे का कोई अर्थ ही नहीं होता। कहानी आप कुछ भी बनाएँगे, अगर वो अच्छे कहानी होंगे तो उसको सुनेंगे ही, और बच्चे घबराते नहीं। अगर आप उसे कहने लगेंगे आम, इमली, तोता, तो इससे उसे नहीं कुछ फ़र्क, लेकिन उसे और अच्छे से एक आम है, एक इमली का पेड़ है, इस प्रकार से अगर आप सुनाते हैं तो वो होता है। इसमें सीधे व सरल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तीसरा, सार्थक तथा मज़ेदार। बिल्कुल, अगर सार्थक तथा मज़ेदार हो तो बच्चे नहीं घबराते। तो ये भी एक ऑप्शन बी हो सकता है। लेकिन और भी ऑप्शन है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि पेडागोगी में लगभग सारे ऑप्शन एक समान होते हैं, तो इसलिए चुनना उसी को है जो सबसे सटीक बैठता हो। अगला ऑप्शन है सी, जोर से बोलेगा। जोर से बोलने पे कहानी मज़ेदार होती नहीं, तो ऑप्शन सी तो भी नहीं होगा। अब बच गया ऑप्शन डी, पहले से सुने हुए हो। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन बी एंड डी। क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं कि किसी भी कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं। और लंबे लंबे वाक्य एक तो हो सकता है कि सार्थक तथा मज़ेदार हो, और दूसरा है कि पहले से सुने हो। पहले से सुने हुए देखिए, बच्चों में होता है क्या कि अगर आप किसी कहानी को पहले सुनाते हैं तो वो उसके प्रति और आकर्षित होते हैं, और वो बार बार उस कहानी को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप बचपन में उसी कहानी को बार बार सुनना चाहते थे, जिस कहानी को दादा दादी आपको पहले सुना चुके थे, फिर वही। तो प्रश्न के हिसाब से तो ऑप्शन डी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन बी भी हो सकता है, सार्थक तथा मज़ेदार। लेकिन हमें इस क्वेश्चन के आंसर को डी ही मानना होगा, क्योंकि इसी उत्तर को सीटेट के एग्ज़ाम में भी डी ही माना है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का डी, पहले से सुने हुए हो। आज का ये अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। इस प्रश्न में ये हिंदी का प्रश्न है कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है। ये भाषा का मतलब है कि हिंदी का कक्षा चल रही है, उसमें कहानी का क्या उद्देश्य है सुनाने का। पहला, हम बच्चों को मनोरंजन करना। दूसरा है बच्चों की कल्पना शक्ति का, कल्पना का कोई नहीं हो सकता, ऑप्शन बी ऐसे भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, बच्चों में किसी वाक्य को सुनकर उसे दोहराने की क्षमता विकसित करना और बच्चों को अनुशासन में रखना। कहानी का अनुशासन से कोई संबंध नहीं, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब हमारे पास बच जाते हैं ऑप्शन ए एंड सी। ओह सॉरी, नहीं, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है। हाँ, कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य मनोरंजन करना तो नहीं होता, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। लेकिन हाँ, कल्पना शक्ति हो सकता है कि आप मान लीजिए कि जब हम कहानी सुनाते हैं तो एक कल्पना करने लगते हैं कि वो एक बगीचा है, उसमें फूल उड़ रहे हैं। तो कहानी सुनाने का मकसद ये होता है क्योंकि कल्पना शक्ति का विकास करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। मैं माफ़ी चाहूँगा, पहले मुझसे गलत हो गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। आपको इस सभी प्रश्नों में किसी तरीके की कोई भी चीज़ अगर लगा हो कि मैंने गलत व्याख्या किया हो, तो आप उसको कमेंट में बताएं, जिससे मैं अगली वीडियो में विस्तार दूंगा और उसको और भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। और आप अपना राय भी कमेंट में दें कि आप पढ़ाने का तरीका सही है या कुछ और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, तो उसके अनुरूप मैं अगले वीडियो में काम करूंगा। तब के लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।